स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे नाइफ कहते हैं। ये पहला टूल होता है जो हमारे मैन कैरेक्टर के हाथ में आया होता है। वो सिर्फ 10 साल का होता है जब उसके पापा ने उसे दी होती है। उसके पापा स्कल्प्टर होते हैं। वो सोचता है ये कितना शार्प और पावरफुल टूल है। वो नाइफ पकड़ता है और महसूस करता है कि ये सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं बल्कि स्किल और पेशेंस सिखाने के लिए है। उसके पापा कहते हैं, अलर्ट रहो बेटा, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। एक दिन जब वो काम कर रहा होता है, वो सोचता है आज मैं अपनी पूरी मेहनत दिखाऊंगा। उसी दिन वो 10 साल का मास्टरपीस स्कल्प्टर फिनिश करता है जो उसके पापा की स्कल्प्टर होती है। उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब से दुनिया में ज्यादा केयरफुल रहना, कोई भी भरोसा करने लायक नहीं सिवाय मास्टर ऑफ द कॉन्ग फैमिली के। वो सोचता है हाँ, उसके डैड सही कह रहे हैं, मुझे सेफ रहना होगा। लेकिन अचानक डेडली एपिडेमिक उनके गांव में फैल जाती है। कोई भी जिंदा नहीं बचता, सिर्फ उसके पापा और वो सोचता है पापा को दुखी नहीं करना चाहिए, मुझे स्ट्रांग रहना होगा। उसके पापा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर गर्व करता हूं, स्मार्ट और हैंडसम हो। वो देखता है कि उसके पापा की स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन अचानक अंदर एम्प्टीनेस महसूस करता है। उसके पापा के राइट साइड में उसकी माँ की ग्रेव होती है। वो सोचता है मैं क्रिएटिव हूं लेकिन खास नहीं, मेरे तेज हाथ है, जल्दी ही दूसरा मास्टरपीस बन जाएगा। माँ को मैं ज्यादा याद नहीं करता, लेकिन वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। शाम होते होते वो दोनों स्कल्पचर्स फिनिश कर देता है। तभी पीछे से कोई पूछता है, क्या तुमने ये ग्रेड्स बनाई है? वो पीछे मुड़ता है और सोचता है, स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए या नहीं। पापा ने कहा था स्ट्रेंजर से बात मत करना। ओल्ड मैन उससे पूछता है, क्या तुमने सच में ये ग्रेव्स बनाई है? वो हिम्मत और प्राउड से कहता है, हाँ, ये मेरा वर्क है। इम्प्रेस्ड होता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं तुम्हें सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। वो सोचता है ये ओल्ड मैन मजाक कर रहा है या सच में पावरफुल है। ओल्ड मैन उसे अपनी एबिलिटीज दिखाता है। वो हाथ उठाता है और कुछ वेव्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग बीम छोड़ता है जो सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। लड़का सोचता है, मैं विश्वास नहीं कर सका कि ये ओल्ड मैन इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जानता था। ईमानदारी से कहूं तो इस टाइम पे मैं डिसाइड करता हूं कि मैं इस लाइफ का भरपूर एंजॉय करना चाहता हूं। फिर लड़का कहता है, कुछ फूलिश करने में कोई हर्ज नहीं, अब अपना चांस लेना होगा। जैसे ही वो हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, मास्टर उसे पानी में भेजता है ताकि वो अंडर वाटर सब कुछ सीख सके। वो सोचता है, धीरे धीरे उसका ब्लडी फेट स्टार्ट होता है। ब्रीदिंग वर्कआउट के बाद वो बीच शॉट करता है। शॉट इतना स्ट्रांग होता है कि अंडर वाटर ट्रैवल करके स्काईवर्ड निकल जाता है। मास्टर कहते हैं, जब हम पहले मिले तुम एक्सेप्टेबल स्टूडेंट लगते थे, लेकिन तुम्हारी जेनरोसिटी, गुड हार्ट और फ्यूचर ब्रूटली ट्रैम्पल करना ही असली लेसन है। जब लड़का डिलैपिडेटेड हिम्नल पहुंचाता है, वो देखता है कि जगह शैबी होती है। वो सोचता है अगर पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है तो क्यों ऐसी जगह में रहता है। लेकिन ट्रीज ब्लो डाउन होते देख वो महसूस करता है कि ओल्ड मैन सुपर स्ट्रांग है। रियू सोचता है, स्टोरीज में स्ट्रेंजर्स यूजुअली सेक्लूजन में रहते हैं और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो कहता है, ठीक है, स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं काइंड हार्टेड किड हूं। अगले दिन रियू मास्टर से पूछता है, आज क्या पढ़ाएंगे? मास्टर सरप्राइज्ड होता है और कहता है, आर यू श्योर रेडी? पॉट अच्छी तरह सील होना चाहिए। माउंटेन्स में कुक करने के लिए स्टोन रूफ पर रख सकते हो, इससे राइस का रियल फ्लेवर आएगा। यही सीक्रेट है। मास्टर उसे आगे बताते हैं कि हर फूड का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। अलग कुकिंग टेक्निक्स चाहिए। पैन फ्राइंग वर्सेटाइल है, वेजिटेबल्स, मीट, टोफू सबके लिए। ब्रीफली हॉट ऑयल में फ्राई करना, स्मेल और टेस्ट यूनिफाई होना चाहिए। सूप में इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ में जाना चाहिए, लेकिन होमोजीनस और लाइफलेस नहीं होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स हैंडल केयरफुली। कुकिंग फ्रॉम हार्ट से पूरा वर्ल्ड तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकता है। लड़का सोचता है,
मैं समझ गया। क्या मैं सच में वर्ल्ड का बेस्ट कुक बन सकता हूं? उसके मास्टर कहते हैं कि वह अभी उस पूरे पिक्चर को नहीं देख पा रहा है जो वह उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें लाइटनिंग, हेल, थंडरस्टॉर्म, फ्लाइंग स्वॉर्ड जैसी टेक्निक्स शामिल है। ये टेक्निक इतनी स्किलफुल है कि इसे केयरफुल हाथ से ही करना पड़ता है। ऊपर से इनक्रेडिबल इनसाइट चाहिए। डॉट डॉट डॉट। मास्टर कहता है कि कुकिंग उसकी स्टैमिना ट्रेन करती है और उसकी टेक्निक्स को कुकिंग के आर्ट के साथ हार्मनी में लाती है। रियू सोचता था कि विजर्ड के सारे वर्ड्स बस नॉनसेंस लगते हैं, लेकिन टेक्निक का नाम सुनकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसे ट्राई करोगे, लेकिन उस समय रियू सोचता है कि यही उसका लास्ट चांस है, भागने का या रिजेक्ट करने का। हर बार कुकिंग करने पर उसे हेड पर मास्टर हिट करते हैं अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं करता। एक मंथ बाद रियू पहले ही सीख लेता है कि सब कुछ कैसे करना है और टेबल सेट करना भी आ गया होता है। मास्टर उससे कहते हैं कि टेबल आज अच्छा लग रहा है। रियू मास्टर से पूछता है, क्या आप कुकिंग के बारे में भूल गए हैं, पर अब मुझे टेबल सेट करने का चार्ज क्यों मिला? क्या तुम्हें गिल्ट नहीं होता कि तुम आराम करते रहते हो और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है? उस दिन फाइनली उसके मास्टर अपना ट्रू सेल्फ दिखाते हैं। एक अच्छी बीटिंग कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। रियू फील करता रहे कि मास्टर सच में बहुत हार्ड हिट कर सकते हैं। उसके मास्टर फायरवुड की पाइल की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब उनके ड्यूटीज में वुड चॉप करना भी शामिल होगा। रियू थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। वो सोचता है कि ये ओल्ड फार्ट उसके टेंडर बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो देखता है कि पास में कोई एक्स नहीं है। रियू मास्टर से पूछता है, एक्स कहाँ है? मुझे तो वुड चॉप करना है। मास्टर कहते हैं कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। रियू सोचता है, फिर क्या करूं? फिस्ट्स यूज कर दूं? मास्टर उससे कहता है, तुम्हारा मुंह बंद करो और केयरफुली देखो। मास्टर तुरंत अपने पॉकेट से नाइफ निकालते हैं और रियू को बताते हैं कि मूवमेंट ऑफ ब्रश देखो। मास्टर नाइफ से वुड को इंस्टेंटली चॉप कर देता है। रियू का मुंह खुला के खुला रह जाता है। मास्टर उससे कहता है, सिंपल है ना? अब तुम्हारी बारी। रियू नाइफ उठाता है। वो सोचता है कि स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है और ब्रश इंस्टेंटली मूव करना चाहिए, लेकिन सिर्फ हैंड वेव करने से वुड में सिर्फ स्मॉल कट्स आते हैं। मास्टर उससे कहता है, अप्रेंटिस, इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं। फिर मास्टर उससे कहता है, एल्बो भी मूव करो, स्ट्राइक करते समय हाफ सर्कल मोशन बनाओ। रियू फिर ट्राई करता है, लेकिन फेल। मास्टर उससे कहता है कि यह सरप्राइजिंग है कि एल्बो के हेल्प के बाद भी नहीं हुआ। अब शोल्डर भी यूज करो। रियू एंगर में नाइफ स्विंग करता है और स्टंप उड़ जाता है। मास्टर कहता है कि स्पीड अभी भी कम है, फोर्स ज्यादा मत डालो, अगली बार सिर्फ ब्रश यूज करना। रियू रियलाइज करता है कि उसने स्क्रू अप किया क्योंकि उसने फुली ट्राई नहीं किया। वो सोचता है कि ये ओल्ड मैन कैसे मुझसे इम्पॉसिबल चीज करवाता है। रियू मास्टर से कहता है, मैं सिर्फ 10 साल का हूं, बॉडी अभी वीक है, इतनी छोटी नाइफ से लोग कट नहीं कर सकता, कुछ बिग और हैवी चाहिए। मास्टर हेजिटेट करते हैं कि उससे कहते हैं कि अगर बिग और हैवी चाहिए तो वेट करो। मास्टर हाउस में जाता है और चीजें खोजने लगता है। वो कहता है, मिल गया। फिर वो एक्स लेकर आते हैं। रियू सोचता है, ये अब थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन नाइफ के सर्कस का क्या मतलब है? रियू एक्स उठाता है और ग्राउंड पर कोलैप्स कर जाता है स्विंग करने की कोशिश में। शोल्डर ऑलमोस्ट डिसलोकेट हो जाता है। मास्टर उससे कहता है, 42 किलो वे है। रियू कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन रियलाइज करता है कि मास्टर ने उसे इतना हैवी एक्स उठाने को कहा ताकि उसकी मेहनत और एफर्ट बढ़े। मास्टर कहते हैं, इतनी जल्दी हार मानना बंद करो, अगर एफर्ट डालोगे तो कुछ भी कर सकते हो। फिर मास्टर देखते हैं कि रियू के क्लोथ्स जल्दी डर्टी हो रहे हैं, अब लॉन्ड्री भी सीखना पड़ेगा। मास्टर उसे लेक तक ले जाते हैं और कहते हैं कि यहां लॉन्ड्री कर सकता है। रियू कहता है, ठीक है, 30 मिनट में यहां पहुंच जाता हूं, गर्मी में कूल है और विंटर में भी ठीक है। रियू बास्केट में पड़े स्मेली क्लोथ्स को देखकर पूछता है, ये क्या है? सब लास्ट विंटर से पड़ा है, लॉन्ड्री कब की थी लास्ट टाइम? मास्टर उसे स्ट्रेंजली देखता है और कहता है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? रियू सोचता है कि शायद उसे डेलिकेटली खुद ये सब करना पड़े।
वह एक आइटम उठाता है और फिर सोचना शुरू करता है कि क्लीनिंग, वॉशिंग और फोल्डिंग सब सीखना अब उसका अगला मिशन है। रियू तुरंत स्टार्ट करता है और रिप्लाई देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्लोथ्स की अमाउंट देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन क्योंकि वो मास्टर का अप्रेंटिस है, वो इसे अपने ओल्ड मास्टर के लिए कर सकता है। मास्टर उसे एक आइटम देता है और कहता है कि बस इसे ले लो, इस रो का यूज करना आसान होगा। अब कम कारण जाना है इससे पहले कि देर हो जाए। रियू सोचता है ये फमिलियर और टेरिफाइंग फीलिंग क्या है और तुरंत ग्राउंड पर गिर पड़ता है। उसने बार बार अपने आर्म्स फील करता है और बोलता है ये काइंड ऑफ हैवी पैडलिंग क्या है। मास्टर पूछता है हैवी, ये वेट सिर्फ 30 किलो है, यह तो एक्स से भी हल्का है। रियू सोचता है इतना हल्का कि अर्थ भी क्रैक कर दे। फिर उसने सोचा यह 8 लाख के बराबर मास है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्या सच में इसे यूज करना जरूरी है? वैसे भी मास्टर एंग्री हो जाता है और बोलता है मैंने कहा था कि वीकलिंग बनने का प्रिटेंड करना छोड़ दो। अगर नॉर्मल मेथड यूज करोगे तो क्लोथ्स फट जाएंगे। तुम्हारे पास यूई नाम की मेथड होना चाहिए जिससे कोई भी फोर्स सॉफ्ट बन जाएगा। इससे तुम लॉन्ड्री हैंडल कर सकोगे, साथ ही ये शोल्डर्स और आर्म्स के लिए अच्छा वर्कआउट भी होगा। ये सीक्रेट टेक्निक है, हमारी लाइटनिंग क्लैन में सेंचुरीज से पास डाउन होती है। इसे कहते हैं द सीक्रेट ऑफ लॉन्ड्री, समझे? रियू कंफ्यूज होता है और कुछ समझ नहीं पाता। वो पूछता है लेकिन मास्टर, मैं नहीं समझा। मास्टर उससे कहते हैं बस ट्राई करो और सीखो। रियू फिर पूछता है और कौन सी टेक्निक? मास्टर बोलते हैं मैंने सब बता दिया, बस याद रखो। रियू कहता है कम से कम ये यूई मेथड तो सिखा दो। मास्टर बोलते हैं सनडाउन तक लॉन्ड्री फिनिश करो और याद रखो कि वुड चॉप और डिनर प्रिपेयर करना भी है। रियू बोलता है मास्टर, आपने कुछ भी नहीं सिखाया, मैं क्या करूं? वो पीछे मुड़कर देखता है, मास्टर चले जाते हैं। लेकिन रियू सब कुछ याद करता है और मास्टर की वार्निंग याद आती है कि फेलियर पर पनिशमेंट मिलेगी। वो बहुत डर जाता है। मास्टर इस टाइम बेंच में लेटे हुए बोलते हैं इतना स्ट्रेंजली होल्ड क्यों कर रहे हो? ऐसे ड्रैगिंग करने से ब्रेक हो जाएगा। रियू इन्हें बोलता है ऐसा रोइंग नहीं तो लिम्स ब्रेक हो जाएंगे। घर पहुंचकर वो ग्राउंड पर गिर पड़ता है और बोलता है मास्टर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मास्टर बोलते हैं निराश हो गए, घर पर चिल्लाना बंद करो, यह इतना हैवी नहीं है। अब तक क्या कर रहे थे? ऑलमोस्ट सपर टाइम है और वुड भी चॉप नहीं किया। रियू रियलाइज करता है कि वो बीमार होने वाला है और धीरे धीरे भागने लगता है। मास्टर उसके पास आते हैं, क्लोथ्स पकड़कर बोलते हैं ये सारे रैग्स क्या है? क्लोथ्स कहाँ है? मास्टर बहुत एंग्री होते हैं और नहीं जानते थे कि ऐसे ओवरसाइट का पनिशमेंट कैसे दे। वो तुरंत बोलते हैं बोलो, साइलेंट मत रहो। उसके बाद आउटडोर लोअर बॉडी वर्कआउट शुरू होती है। रियू मॉर्निंग में लेक से वाटर फेच करता है। हर मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन होता है, स्किल्स शार्पन करने के लिए, सेंसेस और स्पीड इंप्रूव करने के लिए। लंच में कुकिंग, इवनिंग में वुड चॉप, सनडाउन में स्किल और फीलिंग शार्पन करना। एक वीक हार्ड ट्रेनिंग के बाद रियू अपने शरीर को फील नहीं कर पा रहा था और फर्नेस जाते टाइम ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। मास्टर बोलता है कि लाइफ आसान नहीं होगी। वो कुछ टिप्स देते हैं। लाइटनिंग स्पिरिट एक स्पिरिटिस्टिक टेक्निक जिसे यूज करने के लिए इनर पावर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी टेक्निक फोर्स, द पाथ ऑफ द जज स्पिरिट। मास्टर समझाते हैं कि थंडर और लाइटनिंग सिर्फ स्काई में नहीं आते। माउंटेन्स, रिवर्स और ओशंस से एनर्जी मिक्स होकर थंडर क्लाउड्स बनते हैं। थंडर्स और ब्लाइंडिंग फ्लैश को लाइटनिंग कहते हैं। लाइटनिंग स्पिरिट यूजर को समन करने में मदद करता है। ह्यूमन बॉडी नेचुरली एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। यह एनर्जी हेड से टो तक अफेक्ट करती है, भले ही कभी कभी नोटिस न हो। नॉस्ट्रल्स में स्टॉप नहीं होना चाहिए, बल्कि गैदर और डिस्पर्स करना चाहिए। इससे एनर्जी फ्लो कंट्रोल करना सीखेंगे। एनर्जी को सबड्यू करना चाहिए विद अनवेवरिंग विल, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस, जैसा कि ह्यूमन इंस्टिंक्टिवली ब्रीद करना जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे प्रॉपरली सीखते नहीं हैं।
रियू सोचता है कि मास्टर अब उसे एक स्टोरी बताएंगे जिससे वह समझ सके कि मास्टर क्या कह रहे हैं। मास्टर बोलते हैं, एक टाइम की बात है, एक मैडमैन था जो गैस पास रैंडमली लोगों पर स्प्रे करता था। रियू सोचता है, अगर इंस्टिंक्ट से नोज कवर करूं तो भी मर जाऊंगा। मास्टर बोलते हैं, पॉइंट यह है कि अगर तुम अपनी ट्रू ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो बॉडी पॉइजन इनहेल कर लेगी, लेकिन अगर तुम मास्टरी ऑफ इनर स्ट्रेंथ सीख लो और पाथ ऑफ लाइटनिंग स्पिरिट अपनाओ तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। बॉडी लाइटनिंग की एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती है और तुम्हें पावर मिलेगी जो माउंटेन्स और ओशंस तक शैटर कर देगी। रियू मुड़ता है, फिर ब्रेथ लेता है और कहता है, स्टोरी तो अच्छी लगी लेकिन समझ नहीं आया। वो फिर सोचता है, शायद इस बार मुझे ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। वो मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? मास्टर उसे बोलते हैं, बस एनर्जी गैदर करो, डिस्पर्स करो और अपनी विल, स्ट्रेंथ और रीजन से सबड्यू करो। बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करो, चिगोंग प्रैक्टिस करते हुए मेरिडियंस खोलो। जब 12 मेरिडियंस डिस्कवर कर लोगे तभी एनर्जी फ्लो प्रॉपरली कंट्रोल करना सीखोगे। ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज और वेन्स मेमोराइज करनी होंगी। मैं सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो। बार बार पूछोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। रियू सोचता है, इतना सब मेमोराइज कैसे करूं सिर्फ सुनकर, और उनसे बोलता है, मास्टर कम से कम नोट्स तो दो। मास्टर स्टिक से उसे मारते हैं और बोलते हैं, वॉइस लो रखो, अगर अनफेयर लग रहा है तो सब लिख लो। एक बार वे ऑफ द कंडेम्ड स्पिरिट ब्रेक हो गया तो मेमोराइज करना कोई बड़ी बात नहीं। रियू अपने हेड को पकड़ के बोलता है, रियली? ये टेक्निक मुझे सुपर डुपर जीनियस बना देगी। मास्टर बोलते हैं, टेक्निक क्या है मुझे भी नहीं पता। किसी भी कंट्रोल का बेसिस फिजिकल और स्पिरिचुअल सेल्फ को सिस्टमैटिकली कंट्रोल करना, माइंड और हार्ट को कंट्रोल करते हुए। वे ऑफ द कंडेम्ड स्पिरिट सिर को स्ट्रिंग की तरह ट्विस्ट करता है, मेंटल पोटेंशियल मैक्सिमाइज करता है। यह स्पिरिचुअल थ्रेड इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेक की तरह प्योर, ट्रैंक्विल और ट्रांसपेरेंट। इसे रीच करने पर बॉडी ऑलमोस्ट नेचुरल इम्यूटेबिलिटी अटेन कर लेगी। रियू मुड़ता है और बोलता है, मास्टर ये नेचुरल नहीं लगता। मास्टर फिर हिट करते हैं और बोलते हैं, अगर बेस्ट बनना है तो फोकस सीखो, ये स्पिरिचुअल टेक्निक इंपॉर्टेंट है। रियू सोचता है, मैं कैसे सीखूं? मास्टर बोलते हैं, ऑल्दो तुम ऐसे इनइफेक्टिव मेथड्स पसंद नहीं करोगे, आउटडोर ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट डाइट और अदर मेथड्स से वे ऑफ द कंडेम्ड स्पिरिट सिखाऊंगा। यह टेक्निक पिछले जेनरेशंस की ब्लड और स्वेट से डेवलप हुई है। रियू और सोचता है, बैड फीलिंग है, स्मेल फ्राइड। बॉडी ट्रेनिंग नंबर 1 अब शुरू होती है। रियू मुड़ता है, जंगल में वाइल्ड एनिमल्स देखता है और कहता है, बिग बेर, भागू या लड़ूं? मास्टर ने सही मोमेंट पर नाइफ लेकर बेर के हेड में स्टिक करते हैं। रियू सोचता है, मास्टर ने सब कंट्रोल कर लिया। उसके बाद मास्टर बोलते हैं, सेकेंड ट्रेनिंग सेशन डाइट। बॉडी और सोल को लाइट रखना ट्रेनिंग में जरूरी है। एलिमेंट्री डाइट, अनहेल्दी और फैटी फूड मैं खुद खाता हूं। टाइम में समझोगे कि मैं केयर करता हूं। रियू बूढ़ता है, टेबल पलट देता है और बोलता है, आप झूठ बोलना बंद करो, मैं मीट और फिश भी खा सकता हूं। मास्टर उससे बोलते हैं, अब प्रैक्टिस करो, जो लास्ट आएगा वही डिशेस करेगा। ट्रेनिंग सेशन में मास्टर उसे बोलते हैं, हेलो बोलो, ये वुडन डॉल को कई जेनरेशंस ट्रेन कर चुका है। रियू सोचता है, डॉल जोक है ना? मास्टर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर सीखना है, 12 मेरिडियंस और 8 पॉइंट सीखो। स्टैचू पर स्टैब कैसे करना है मेमोराइज करो और रिपीट करो। रियू सोचता है, मेरिडियन तो सिर्फ 12 होते हैं ना, ये तो नॉर्मल किड्स के लिए भी बहुत है, लेकिन मैं तो जीनियस हूं। मास्टर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, सच में? तो फिर कोशिश करके देखो, अगर गलती हुई पनिशमेंट मैं खुद दूंगा। रियू अपना सर पकड़कर सोचता है, ये ट्रैप तो नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। मास्टर पीछे मुड़ते हैं और वुडन डॉल की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें सारे प्रेशर पॉइंट्स दिखाता हूं, अब तुम्हारा काम है इन्हें याद करना। देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। रियू बोलता है, अगर इसे 12 पेयर्ड मेरिडियंस कहा गया है तो मतलब सिर्फ 12 डॉट्स होंगे ना? ऑर्डिनरी बॉयज को तो पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं स्पेशल हूं। मास्टर सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है
तो ध्यान से देखो, गलती की तो सजा भारी होगी। रियू थोड़ा घबराता है और सोचता है ये तो बड़ी गड़बड़ है। मास्टर सीरियस लग रहे हैं। मास्टर बोलते हैं 12 मेरिडियंस बॉडी में एनर्जी सर्कुलेशन के चैनल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स से जुड़े रहते हैं। जो मेरिडियंस बाहरी हिस्सों में होते हैं वो यानन कहलाते हैं और जो अंदर की ओर होते हैं वो इन। हाथों के मेरिडियंस को स्वेन और पैरों के मेरिडियंस को जॉकन कहते हैं और एक सेंट्रल मेरिडियन होता है जो हार्ट में प्लेस्ड होता है। मास्टर फिर मत कर बोलने लगते हैं यांग हैंड्स के मेरिडियंस लार्ज इंटेस्टिन, 3 बैग्स और स्मॉल इंटेस्टिन से जुड़े होते हैं। फीट वाले मेरिडियंस स्प्लीन, लिवर, किडनी से, और आखिर में ये सब मिलकर एक सर्कल कंप्लीट करते हैं जो लंग्स मेरिडियन से जुड़ता है। एनर्जी यानी ची इसी सर्कल में सर्कुलेट करती है। रियू बोलता है इतने सारे टर्म्स, ये सब बिना दोहराए समझना है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है मास्टर तो टीना कंडेलाकी की तरह नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। मास्टर थोड़े नाराज होकर बोलते हैं किसने खुद को स्पेशल प्रोडिजी कहा था? पहले ट्राई तो करो। रियू हिचकिचाता है और बोलता है ठीक है मास्टर, बताइए किसे बीट करना है? मास्टर हंसकर बोलता है स्टार्टिंग मुझसे करो, लंग मेरिडियन से ब्लैडर तक दिखाओ, हर गलती पर एक स्ट्रोक। रियू सोचता है अब तो गजब होने वाला है, कुछ याद नहीं और सजा फिक्स है। वो याद करता है जब मैं 5 साल का था मैंने 1000 कैरेक्टर्स याद किए थे लेकिन कभी कनेक्ट नहीं कर पाया था। अब वो बोलता है चलो फिर से कोशिश करते हैं। मास्टर बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेरिडियन चेस्ट से शुरू होता है, फिर आता है पैराकार्डियल, उसके बाद सेंट्रल मेरिडियन जो हार्ट से निकलता है, फिर लार्ज इंटेस्टिन, 3 बैग्स, स्मॉल इंटेस्टिन, स्प्लीन, लिवर, किडनी और स्टमक सब जुड़े हैं। अंत में गैल ब्लैडर और ब्लैडर मेरिडियन सर्कल पूरा करते हैं। मास्टर थोड़ा प्राउड होकर बोलता है लगता है मैं अच्छा टीचर हूं। रियू बोलता है आप सरप्राइज क्यों हो रहे हैं मास्टर, थोड़ा प्रेस तो करिए। मास्टर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सरप्राइज इस बात पर हूं कि एक्स्ट्रा मूव्स कितने किए तुमने। वो बोलता है अब लंग मेरिडियन दिखाओ। रियू सोचता है मेरे बॉडी पर। वो पॉइंट्स दिखाने लगता है यहां फिर यहां, पर रियलिटी में यह बहुत ज्यादा है। सिर्फ पल्मोनरी मेरिडियन में ही 11 चैनल्स है। वो हाथ में टूल्स लेकर बोलता है ये है इंपैक्ट पॉइंट्स, जिन्बू, उन्मान, चिन्नू, एटीसी, सब ध्यान से देखो। रियू सोचता है अरे ये तो बॉडी मसाज जैसा लग रहा है, मेरी पीठ और शोल्डर्स तो दर्द कर रहे थे, अब सब आराम है। मास्टर मुस्कुराता है और बोलता है लगता है तुम्हें पसंद आया, बॉडी से मेमोराइज करो। रियू बोलता है मास्टर आप पहले इसी एग्जाम्पल से शुरू करते तो बेहतर होता। मास्टर बोलते हैं सब पॉइंट्स एक साथ दिखाना नहीं चलता, अब ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए। रियू सोचता है ठीक है ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। मास्टर बोलते हैं गुड बॉय, जब ब्लड फ्लो सर्कुलेशन सीख रहे हो लीथल और पैरालाइजिंग पॉइंट्स प्रैक्टिस मत करना, सब पोटेंशियल लीथेलिटी के बारे में है। मास्टर थोड़ा टीज करते हुए बोलते हैं अब टंग पॉइंट्स दिखाओ। रियू शॉक होकर बोलता है मास्टर मजाक बंद करो, क्लास स्टार्ट करो। मास्टर वुडन पपेट की तरफ इशारा करके बोलते हैं हां इसी पर सही दिखा रहे हो। फिर कैलकुलेशन करते हुए वो बोलते हैं टोटल 618 पॉइंट्स है, तुमने सिर्फ 86 सही रिपीट किए, मतलब 532 मिस्टेक्स, यानी 532 स्ट्राइक्स। रियू सोचता है ये कैसे काउंट किया मास्टर ने, 12 मेरिडियंस थे तो 12 हिट्स ही होने चाहिए थे। मास्टर उसे बोलते हैं इसे बॉडी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कहते हैं, हर स्ट्रोक एक लेसन है। रियू डरकर भागने लगता है और बोलता है मास्टर मैं मर जाऊंगा इतने ब्लोस से। मास्टर बोलते हैं भाग कहां रहे हो, यही तो असली ट्रेनिंग है। फिर सीन कट होता है। रियू अब और भी मेहनत करने लगता है। 4 महीने गुजर जाते हैं, वो काफी इंप्रूव कर चुका होता है। मास्टर मुड़कर देखता है और बोलता है अरे अभी तक खत्म नहीं किया, खाना बनाना, लकड़ी काटना, लॉन्ड्री और सफाई कौन करेगा? रियू सोचता है लगता है मास्टर तो मल्टीटास्किंग के भगवान है। सुबह के टाइम रियू अपने कामों में लगा था, खाना बनाना, लकड़ी सुखाना, सफाई करना। मास्टर देखकर बोलते हैं तुमने तो बस बेसिक सी चीजें सीखी हैं और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब जान गया हो।
अगर किसी ने सुना तो सोचेगा मैं आपका सर्वेंट हूं, तुम मेरे मास्टर हो। रियू थोड़ा हंसता है और बोलता है, मास्टर, मैं बस जल्दी सीखना चाहता हूं। मास्टर सिर हिलाते हुए बोलते हैं, धीरे चलो, वरना लोग हंसेंगे। मार्शल टेक्निक्स का टाइम अभी नहीं आया, पर अगर तुम इतने प्रिपेयर फील कर रहे हो तो आज से कुछ नया सीखते हैं। सीन कट होता है। मास्टर एक मिस्टीरियस इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और बोलते हैं, यह है थंडर स्वॉर्ड का साथी, नाइम, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसे बजाना उसी तरह है जैसे तलवार चलाना। हर नोट, हर वाइब्रेशन एक टेक्निक है। रियू हैरान होकर बोलता है, मास्टर, पहले तो आप मुझे इस पर से धूल झाड़ने भी नहीं देते थे, और आज इसे बजाना सिखाएंगे? वो खुद को इमेजिनेशन में देखता है। चांदनी रात में, चेहरे पर हल्की चमक, चारों तरफ लड़कियां कह रही हैं, वो तो हमारा प्रिंस लगता है। मास्टर उसे देखकर ताना मारकर बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना? ये दिखावा करने का टाइम नहीं। ये नाइम हमारी स्कूल की प्राइसलेस ट्रेजर है। पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। रियू इंस्ट्रूमेंट वो छूने ही वाला होता कि मास्टर चिल्लाते हैं, उसे मत छुओ। पर देर हो चुकी होती है। उसकी उंगली से खून निकल जाता है। मास्टर बोलते हैं, कितनी बार कहा है, हर चीज को हाथ नहीं लगाते। शुक्र मानो कि उंगली बच गई। रियू दर्द से कराते हुए बोलता है, आपने कहा था सिखाएंगे, तो मैंने सोचा छूना ठीक होगा। ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? मास्टर सीरियस होकर बोलते हैं, ये मटेरियल ऐसा है जो थंडर को कंट्रोल करता है। अगर गलत तरीके से छू लिया तो ये सब काट देता है। फिर मास्टर हंसकर बोलता है, अब सुन, मैं ग्रेट वारशिप खुद तुम एक ट्यून बजाकर दिखाता हूं। ध्यान से सुनना, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक सोल की आवाज है। वो बजाना स्टार्ट करता है और आसपास की हवा जैसे रुक जाती है। हर नोट बिजली की तरह गूंजती है। रियू चुप खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में चमक, पर दिल में डर होता है। मास्टर मुस्कुरा के बोलते हैं, देखा, यही है नईम की पावर। ये कोई लड़ाई की टेक्निक नहीं, एक स्किल है। अगर तुम इसे सीख लो तो तुम्हारे हाथ इतने मजबूत होंगे कि तलवार या थ्रेड कुछ भी काट नहीं पाएगा। रियू कहता है, तो क्या मुझे पहले नईम सीखना होगा? और लेवल 6 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मास्टर जवाब देता है, लगभग 10 साल। रियू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है, 10 साल? तो बाकी सब लोग आगे निकल जाएंगे। मास्टर हंस के बोलते हैं, किसने कहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा? बस ये कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अभी जल्दी है। पहले आसान चीजों से शुरू करो। उसके बाद सीन कट होता है। रियू अगले दिन फिर कोर्टयार्ड में आता है। मास्टर उसे एक नाइफ देते हैं और बोलते हैं, आज से हम शुरू करेंगे बेसिक ट्रेनिंग। ये है नाइफ थ्रोइंग आर्ट, हमारी मार्शल फाउंडेशन। इस ट्री को देख रहा है? तुम इसे 15 मीटर की दूरी से हिट करना, पर ध्यान रहे, सिर्फ ताकत नहीं, सांस और एनर्जी दोनों कंट्रोल करनी है। अपने अंदर येंसा सिमेल को फील करो। रियू गहरी सांस लेता है और नाइफ फेंकता है, पर वो ट्री में नहीं घुसती, नीचे गिर जाती है। वो गुस्से से बोलता है, मिस हो गया। मास्टर शांत होकर उसे बोलते हैं, अगले लेवल पर जाने के लिए हर बार सही निशाना चाहिए। अगर 1 महीने तक तुम मेहनत करते हो तो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहो। रियू हैरान होकर पूछता है, सिखाएंगे नहीं? मास्टर हंसते हुए उसे बोलते हैं, मैं सब बता चुका हूं, अब तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। 2 महीने लगेंगे लेवल 3 तक पहुंचने में। रियू धीरे से बड़बड़ाता है, वो तो भाग गए, सब मुझ पर छोड़ दिया। फिर वो सोचता है, अब चाहे जो हो, मैं इसे सीख कर ही रहूंगा, ताकि मुझे भी एक अच्छी लाइफ मिले। वो नाइफ उठाता है और इस बार हवा के साथ बिजली की तरह फेंकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।